हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो 6 से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, उन सारों को संग्रह करके एक जगह इकट्ठा करके हम एक शॉर्ट नोट्स टॉपिक बनाए हैं। उस हिसाब से हम सारे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर आ गए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो आपको पहले मिले। तो चलिए, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपके सारे एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे, ये गारंटी है। और आप लोग को मालूम है कि आज के डेट में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो एनसीईआरटी बेस पे हो रहा है और सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से हो रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक है जो आपको हम दिखा रहे हैं, नाम लिखे हुए। जैसे पहला है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक, ये गलत हो गया, स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत। पाषाण काल दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता। चौथा वैदिक काल। पांचवा जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव और भगवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जब मौर्य वंश आया, मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य वंश की क्या स्थिति रही, मौर्योत्तर युग में क्या मौर्य की स्थिति रही, क्या यहाँ की राजनीतिक स्थिति रही, वो समाज उस टाइम के जो मौर्योत्तर काल था उस टाइम क्या की विषयाएँ थी, ये सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद आया गुप्त काल। उसके बाद गुप्तोत्तर काल जो उत्तर गुप्तोत्तर काल जो आया। उसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला जो हुई थी, स्थापत्य कला विकास हुई थी, जो कलाकृति और अलग अलग चित्र में जो बनाए गए थे। और दक्षिण भारत में राजवंश और संगम युग, जो संगम युग और राजवंश जो दक्षिण भारत में उदय हुआ और दक्षिण भारत के राजवंश की क्या विशेषता रही उसके बारे में। और लास्ट में देखेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। तो जो प्राचीन साहित्य है उसको कौन लिखा है, किसने लिखा है और उससे क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये हमारे सारे प्राचीन इतिहास के टॉपिक होंगे। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं? अगर ये सबसे पहले आता है हम लोग के दिमाग में कि जो इतिहास है, आखिर इतिहास में होता क्या है। तो सबसे सिंपल है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण या विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं, तथ्यों आदि की कालानुक्रम विवरण, जो उनके काल के अनुसार जो समय समय पे जो भी तथ्य हुए, घटनाएं घटी और जो भी इतिहास में उसको दर्ज किया गया, उन सभी घटनाओं को संग्रहित करके एक जगह इकट्ठा करके अगर सबको मिलाकर बोले तो उसी को बोलते हैं इतिहास। तो मुख्य रूप से अगर बोले इतिहास तो बीती हुई घटनाएं जो है, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में, समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी तथ्य हुए उन सबको इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास सबसे पहले अगर देखें तो इतिहास के पिता, जो इतिहास के पिता वो किसे कहा जाता है? तो वो हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया। और बेसिकली कहें तो इनका एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। तो इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा और इसी में इन्होंने इतिहास के कुछ विशेषताओं के बारे में बताया। तो इसलिए इनको इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जिसके लेखक कौन है? कलहर। कलहर याद रखिएगा, इसके लेखक कलहर हैं।
इन्होंने ही राजतरंगिणी जो लिखी थी पुस्तक, उसको इतिहास का वास्तविक पुस्तक माना जाता है, प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो इतिहास के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिली वो राजतरंगिणी से मिली थी। इसीलिए इस राजतरंगिणी को इतिहास के संबंध में प्रथम वास्तविक पुस्तक माना गया। और उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के, जो सिक्कों पर कुछ आकृतियाँ बनाई जाती थी, उनको बोलते थे आहत सिक्के, अर्थात पंच मार्क कॉइन। आप पंच से समझ सकते हैं, पंच जिसपे एक कोई अलंकृत या डिजाइन बनाई गई हो, उसी को कहते हैं आहत सिक्के। अगर और देखें तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। ये भी याद रखिएगा कि सिक्कों के अध्ययन को कभी कभी पूछ लेता है, उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, मुद्रा से रिलेटेड। और भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये जो श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ये भी याद रखिएगा कि डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल मतलब प्राचीन इतिहास से जुड़े भौतिक अवशेष। और जो प्राचीन इतिहास होते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य ही सिर्फ है अवेलेबल, ना लिखित मिलता है, ना किसी भी तरह के साक्ष्य और नहीं मिलते हैं कोई भी, तो उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसी की खोज के बारे में कौन बताया? डॉक्टर प्राइमरोज को। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रारंभ किया था खोज। और आगे अगर हम देखें कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद है अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड और पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 भागों में बांटा गया है। अगर सबसे पहले देखें तो मानव की उत्पत्ति जो से हुई है और 3000 ईस्वी तक, इस समय को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब हिस्टोरिकल पीरियड के पहले 3000 ईसा पूर्व तक के जो पीरियड थे, जो टाइम थे, उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन ही एकमात्र स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध है ही नहीं। पुरातात्विक साक्ष्य से हम तात्पर्य है कि प्राचीन इतिहास से जुड़े भौतिक जो अवशेष होते थे, वो खनन उत्खनन के दौरान शिलालेख, सिक्के या कलाकृतियाँ इत्यादि की जानकारी से हमें इस काल के बारे में जानकारियाँ मिलती है। वहीं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड देखें, आदि ऐतिहासिक काल, ये जो है 3000 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी तक के काल को बोला जाया है। इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु दूसरी बात ये कठिनाई है इसमें कि ये पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है। तो इसीलिए साक्ष्य होते हुए भी हम इसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे। कब? लिखित साक्ष्य से। तो इसका भी हम लोग जानकारियाँ कैसे लेंगे? तो कलाकृतियाँ, शिलालेख, सिक्के आदि पे जो भी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो भी उसके साक्ष्य हैं फिजिकली भौतिक रूप से, उन सब को देखकर। वहीं ऐतिहासिक काल जो है, इसमें क्या है, 600 ईसा पूर्व से आगे के जो समय है जो अभी तक, उन सबको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जैसे 600 ईस्वी के बाद में क्या मौर्य, बौद्ध और मौर्य युग आया, बौद्ध आए, महावीर आए, इन सब के काल के बाद सारे जो साक्ष्य हैं उसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इनको हम लोग उसके खनन, वहाँ के शिलालेख और कलाकृतियाँ आदि के बारे में भी जानकारियाँ लेते हैं, और कुछ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। तो इस 3 भागों में इतिहास को पहले बांटा गया है। अगर एक चीज़ और बता दें कि इस 3 भागों में बांटने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है, वो जाता है एक इतिहासकार हैं जर्मनी के, जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियस। तो सेलियस, इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अगर आगे देखिए और तो आगे देखेंगे कि इसमें जो है भारतीय प्रौद्योगिक अध्ययन से संबंधित जो है, जो प्री हिस्टोरिका इंडिया है, इसके लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगट है, जिसके वो कौन सी जानकारियाँ देता है? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में। वहीं चीनी यात्री
अपनी यात्रा वृत्तांत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं इंतु। काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इंतु जो ये शब्द है वो चीनी यात्री अपनी यात्रा वृत्तांत में उपयोग करते थे। वहीं एक साक्ष्यों के बारे में देखें तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र, अर्थात इपिग्राफी। तो इपिग्राफी किसके अध्ययन के लिए यूज होता है? तो उत्कीर्ण लेखकों के अध्ययन के लिए। वहीं लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पूरा लिपि विधा। तो लिपियों के विकास को पूरा लिपि विधा कहते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि लिपि और भाषा में काफ़ी अंतर होता है। अगर यहाँ लिपि बोल रहा है, मतलब लिपि वो होती है जिसे लिखा जाता है। ये जो लिखा गया है अभी ये एक देवनागरी में लिखा गया है। देवनागरी लिपियाँ हैं। उसी तरह से रोमन होते हैं, उर्दू होते हैं, इन सारी लिपियाँ हैं। जबकि बोलने के लिए अलग अलग भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग भाषाओं में हम लोग बातचीत करते हैं, तो वो भाषा है। तो ये अंतर है, ये याद रखिएगा। और लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विधा करते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। तो भारतवर्ष का नाम सबसे पहले कहाँ से मिला है? हाथी गुफा अभिलेख से। ये भी बता दें कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था और उन्हीं के नाम पे भारत का भारतवर्ष नाम पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। और प्राचीनतम भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो वो तैयार करने वाले थे B.N. स्मिथ ने। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि प्राचीन जो इतिहास है उसको जानने के लिए कौन कौन से स्रोत है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो इन चारों विधियों से, चारों साक्ष्यों से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद है उनसे, ऐतिहासिक पुराण उराण ये सब से, पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे, साक्ष्य जो होते हैं जो उत्खनन खनन के द्वारा शिलालेख, सिक्के, कलाकृति आदि आती है। और विदेशी विवरण, जो विदेश से यात्री आए, अपनी अपनी पुस्तकों में इसके बारे में जिक्र किया, तो उन सभी की जानकारियों से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। 1937 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 1938 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, और 1838 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। इन्होंने ही अशोक के शिलालेख को भी पढ़ा था, जिसमें खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि थी। उन दोनों लिपियों को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना गया है? तो ये माना गया है वेद व्यास। इनका पूरा नाम होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास जो है उन्होंने ही प्राचीनतम ग्रंथ जो वेद है उसके संकलन करता है। और महाभारत के भी रचयिता किनको माना जाता है? तो वेद व्यास को। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक, इसी में अगला जो हमारा आएगा बात, वो अगर हम देखेंगे पुरातात्विक पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे मनु, ये थे। लेकिन इसके जगह पे आपको कहीं कहीं बहुत जगह मिलेगा इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु को भी भारत के प्राचीनतम राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। और वायु पुराण में किसका उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। वहीं आपको देखिएगा मत्स्य पुराण में तो अद्र सतवाहन वंश का, और विष्णु पुराण मौर्य वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के।
मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य रहते थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इसमें मौर्य वंश के राजनीतिक जो वहाँ की व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो कल्पसूत्र से। और जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो कल्पसूत्र ही है और अक्सर इसी से प्राप्त होगा, तो ये बात सही है। हमारा अगला फिर हो जाएगा जो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? अगर पूछते मत्स्य पुराण तो ये आंध्र सतवाहन वंश से, अभी हम बताए थे। उसी में विष्णु पुराण किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि खरोष्टी लिपि, जैसे बहुत सारी लिपियों को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, उसी में जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से अर्थात यहाँ से शुरू की जाएगी, इस तरह बढ़ते हुए लिखा जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। उसी में नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? एक नारद स्मृति है, उसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। वहीं स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? जो स्मृति ग्रंथ है, स्मृतियाँ हैं, उसमें सबसे जो प्रमाणित पुस्तक है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं हमें और बहुत ही पुरानी पुस्तक है, तो इसलिए मनुस्मृति में ही मनो के 4 वर्गों का विभाजन किया गया है, जिसमें 4 वर्ग बताए गए हैं कि समाज में 4 वर्ग कौन कौन से हैं, वो मनुस्मृति में बताए गए। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये मनुस्मृति को ही कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। वहीं स्त्री की पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है वो शतपथ ब्राह्मण में, जबकि मनुस्मृति में स्त्रियों को दोष बताया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहकर एक अच्छा संकेत दिया गया था, अच्छा मैसेज दिया गया था। अगला अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वल्य गुहसूत्र से मिलता है। तो अश्वल्य गुहसूत्र है जो आश्वाल्यन गुहसूत्र से मिलता है। किसका? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख। अब महाभारत के लेखक कौन है? तो व्यास है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे, लेकिन अभी इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और इससे पुराना इसका जो नाम है वो क्या है? जय संहिता। तो ये भी याद रखिएगा, महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। इस कुछ समय पश्चात ये बढ़ गए थे और भारत के प्रसिद्ध हुआ इसे अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता और महाभारत कहा जाने लगा था। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें शुरुआती में इसका नाम क्या था? जय संहिता। बाद में इसे महाभारत कहने का मेन उद्देश्य ये था कि इसमें 1,00,000 से भी ज़्यादा श्लोक हो गए और इन श्लोकों को जो मिलाकर कहा गया तो एक महाभारत, जैसे एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ हो गया तो महाभारत कहा गया, जिसे सतसहस्त्री संहिता भी बोला गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये महाभारत से रिलेटेड बातें थी। आगे अगर देखें तो पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? अभी हम लोग पढ़े थे पुरालेख विद्या जो है शिलालेखों का अध्ययन है। तो पुरालेख विद्या में क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन होता है। वहीं पुरालिपि विद्या क्या है? तो लिपियों के विषय में अध्ययन होता है। ये दोनों याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। वहीं पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? तो महानतम अन्वेषण जो माना गया है पुरावेश का, वो डार्विन को माना गया है। डार्विन को मतलब खोज, एक तरह से खोज, अन्वेषण मतलब खोज होता है। तो महानतम खोज के बारे में जिन्होंने बताया सबसे पहले वो थे डार्विन, इसलिए डार्विन को पुरावेश के महानतम अन्वेषण अर्थात खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है।
अगला है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है रहेला। रेहला रेहला जो है, इसमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा गया है। और ये किसके काल में आया था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से इब्न बतूता आया था। वहीं ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और यहीं पे ह्वेनसांग ने अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और ह्वेनसांग को बहुत सारी उपलब्धियां हासिल है। इसका एक यात्रा वृत्तांत है सियूकी, जिसमें सारी यात्राएं इन्होंने कई देश में घूमा, उनकी सारी संग्रह है यहाँ पर। इनको यात्रियों का राजकुमार, शक्यमुनि, नीति का पंडित, इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब यादें बात रखिएगा। अगला हो जाएगा तो अगर देखें आगे तो प्रमुख अभिलेख और शासक। तो जैसे प्रमुख अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हुए? बहुत सारे अभिलेख, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे हाथी गुफा अभिलेख। तो कुछ अभिलेख के बारे में देख लेते हैं, उसमें शासक कौन थे, अभिलेख कौन सा था। तो जिसमें हाथी गुफा अभिलेख तो ये किससे रिलेटेड है? कलिंग नरेश खारवेल। तो खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से। वहीं पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, तो ये बातें याद रख लीजिएगा। नासिक अभिलेख से है ये गौतमी बालश्री। और वही जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये बातें याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक शासक हैं, ये एक महान शासक थे। वहीं है मंदसौर अभिलेख, तो ये है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और देवपांड अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। वहीं भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो था वो स्कंदगुप्त से था। तो जूनागढ़ स्कंदगुप्त, वहीं पे जूनागढ़ अभिलेख जो है ये भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है। वहीं केवल जूनागढ़ अभिलेख पूछता है तो वो रुद्रदामन हो जाता है, तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है। अगर और देखें तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एड़न अभिलेख से मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एड़न अभिलेख से क्या मिलता है? तो सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। तो अगला हमारा हो जाएगा बात इसमें कि बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो अगर पूछ दे कि बौद्ध स्तंभ जो है उसमें किसकी जानकारी, तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ है उसमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये आप बिल्कुल नहीं लगिएगा कि बौद्ध स्तंभ है उसमें बौद्ध के बारे में जानकारी नहीं, शुंग काल के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखी? सियूकी, अभी खुद से पहले चर्चा किया। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये अल-बरूनी। ये किताब काफ़ी फेमस है। इसमें हमारे प्राचीनतम जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में है, उसके और जो प्राचीनतम इतिहास, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारियाँ मिलती है। ये एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमको एक ही जगह मिल जाती है। किताबुल हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया था? अल-बरूनी के द्वारा। उसी में मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता, ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसी ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। तो जिसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में इसके बारे में लिखा गया है। और इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये बात याद रखिएगा। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो जो था वो पांड्य जो राज्य थे उसके राज्यों में आया था। तो ये बातें सारी याद रखने की है, जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। ये सारी बातों से, इन सारे जो शॉर्ट नोट्स है ये आपके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बस ये 10 से 12 क्लासें होंगी, 10-12 क्लासेस से ज़्यादा नहीं होंगी, जिसमें सारे एंशिएंट आपका कवर हो जाएगा। तो आप इससे जुड़ जाइए और
पढ़ाई का आनंद लीजिए। इसमें बोला गया पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश से। इसमें काफ़ी शुंग वंश के बारे में आ रहा है, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, ये सारे जो वंश थे 3-4 गुप्त वंश, ये काफ़ी फेमस थे, तो इनसे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। अगर अगला बात देखें तो इसमें चीनी लेखकों के बारे में वर्णन भी मिलता है। तो चीनी लेखक के बारे में हम नहीं देखे थे, अब देख लेते हैं। जैसे इसमें लेखक दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, रचनाएं दिया हुआ है, यात्रा विवरण दिया हुआ है। जैसे इसमें 3 जो हैं, 3 चीनी लेखक वो काफ़ी फेमस है, जैसे फहियान, ह्वेनसोंग और इत्सिंग। इन तीनों लेखक का अगर कालक्रम देखें तो सेम हम उसी तरह से बताए हैं। फहियान जो आया था 399 से 414 ईस्वी में, ह्वेनसोंग 629 से 645 ईस्वी, वही इत्सिंग जो था 673 से 675 ईस्वी। ये 2 वर्ष ही रहा, काफ़ी वर्ष ये ह्वेनसोंग ने बिताया था। ह्वेनसोंग कम से कम 16 वर्ष के करीब बिताया था, 14 या 16 वर्ष। उसी में फहियान जो है भारत की दशा का विवरण की रचना करता है। भारत में क्या क्या दशाएं थे, अगर ये देखें तो यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कठौतिया और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल को देव निर्मित बनाया। तो ये कुछ बातें थी जो फहियान से रिलेटेड थी, और ये किसके दरबार में आया था, ये बातें आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन? गुप्त काल में। तो फहियान के बारे इसके बारे में है कि भारत की दशा का विवरण ये प्रस्तुत करता है। वहीं ह्वेनसोंग जो है, इसकी जो पुस्तक थी, रचना थी सियू की, जिसमें आप देखें कि इसकी यात्रा वृत्तांत थी। और इसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और इसे यात्रियों का राजकुमार, शक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? ह्वेनसोंग को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसोंग, शक्य मुनि भी ह्वेनसोंग, और नीति का पंडित भी ह्वेनसोंग को बोला जाता है। इसकी पुस्तक याद रखिएगा सीयू की, अर्थात इसका पश्चात संसार का लेख जो है इसे सीयू की याद रखिएगा बस। उसके बाद आया था इत्सिंग। तो इत्सिंग ने क्या किया, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं के बारे में अध्ययन किया, जानकारियाँ ली। और ये जो चीन बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अंतर रहा, मतलब अध्ययन किया, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और इसकी जो यात्रा है वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक हैं, जो बौद्ध भिक्षुक उन पे आश्रित है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, आपको अभी बताए थे। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त में मिला था। तो आई होप अपने ये सारी जो बातें थी वो ध्यान से सुनी होगी और नोट्स को अच्छी तरह से देखा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है फिर से दोबारा देख लीजिए एक बार। अगर 2 बार अब 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और चलते चलते हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख से मिलता है, तो इसका दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी। और तीसरा आपका है कि विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वायु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है। और पांचवा कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है। तो ये पांचों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पाषाण काल से। तो उसमें ये अगला वीडियो किसका होगा, पाषाण काल का, जिसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।